नमस्कार रेल साथियों, हम सोल्व कर रहे थे NWR के जयपुर के हेडक्वार्टर के SNWI का पेपर जो कि 26 दिसंबर आपके 26 दिसंबर 2020 को कंडक्ट हुआ था। तो फर्स्ट पार्ट में हमने 15 तक सोल्व कर लिए थे और अब इसमें है जो हम आगे 16 से हल करेंगे। तो 15 तक हमने सोल्व कर लिए थे और ये जो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है प्रश्न नंबर 16। तो इसको हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 है आपके, एक अविवाहित और बेरोजगार पुत्र जो रेल सेवक पर पूरी तरह से आश्रित है और रेल सेवक के साथ रहता है, वह रेल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कितनी उम्र तक पात्र है। तो यहाँ जो आपका आंसर होगा, एक अविवाहित और बेरोजगार पुत्र जो रेल सेवक पर पूरी तरह से आश्रित और रेल सेवक के साथ रहता है, वह रेल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कितनी उम्र तक पात्र है। तो स्वास्थ्य के लिए सेवाओं के लिए यहाँ कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं है। यदि वो अविवाहित है और बेरोजगार है तो चिकित्सा सेवाओं के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं है। तो यहाँ 16 में आपका ऑप्शन है जो बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर है 17 है, रेल कर्मचारी के दिव्यांग बच्चों के लिए बाल शिक्षा भत्ता दर किस दर से स्वीकार्य है। तो ये आपको मैं बता दूं, सामान्य बच्चे के लिए ये आपके 2250 रुपये है पर मंथ है। 2250 रुपये पर मंथ है सामान्य बच्चे के लिए। ये पर मंथ 2250 है और एक बच्चे के लिए साल के 27,000 है जो इस समय आप अपने बच्चों का चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ले रहे हैं। दो बच्चों पे ये आपका 54,000 हो जाएगा। दो बच्चों पर ये आपके 54,000 हो जाएगा। तो इन्होंने बात करी है दिव्यांग बच्चों की, तो दिव्यांग बच्चों के 2250 का डबल है, यानी कि 2250 का डबल हो गया आपके 4500 रुपये। और एक बच्चे का जो विकलांग है तो एक बच्चे का 54,000 हो जाएगा। और यदि आपके दोनों बच्चे विकलांग हैं तो ये 1,08,000 रुपये आपके हो जाएंगे। और ये अधिकतम दो बच्चों पर मिलता है, जो सबसे बड़े दो बच्चे हैं और एजुकेशन पढ़ रहे हैं उनके लिए ये दो बच्चों के लिए मान्य है। तीसरे बच्चे, चौथे बच्चे, पांचवें बच्चे, छठे बच्चे, इनके लिए ये अलाउ नहीं है। तो यहाँ जो आपका आंसर बनेगा वो 17 बनेगा, 4500 रुपये प्रति माह। तो 17 में ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 18 है, 7 वेतन आयोग के अनुसार मृत्यु सह निवार्ती उपदान की अधिकतम राशि क्या है। तो यहाँ जो आपकी राशि है DCRG पूछ रहा है साथियों, DCRG पूछ रहा है, DCRG डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी। तो ये जो 7वां वेतन आयोग है उसके अनुसार ये 20 लाख रुपए है। DCRG की जो राशि है वो आपके 20 लाख रुपए है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो 20 लाख रुपए 20 लाख रुपए हो जाएगा। 18 में बी आंसर आपका आ जाएगा। चलिए साथियों, यहाँ हम 19 की बात करते हैं। 19 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, कानूनी रूप से तलाकशुदा पुत्रियों को विधवा पास में शामिल करने के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा ध्यान में रखा जाता है। तो निर्भरता का आय मापदंड, राइट, सह निवास ये कोई जरूरी नहीं है, देखभाल करने वाला ये भी कोई जरूरी नहीं है। इस हिसाब से हम देखें तो केवल एक व दो, केवल एक व तीन, केवल एक, दो, तीन। इस हिसाब से हम देखें तो ओनली ए आंसर यहाँ करेक्ट बनता है। तो 19 में आपका ऑप्शन ए आंसर इज करेक्ट है। प्रश्न संख्या 20 है साथियों,
अधिसंख्य पद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अधिसंख्य पद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऐसे पदों से कोई कर्तव्य जुड़ा नहीं होता, यह सही है। यह एक रेल सेवा के लिए व्यक्तिगत है, यह भी सही है। इसे अनिश्चित काल के लिए सृजित किया जा सकता है, नहीं, इसे अनिश्चित काल के लिए सृजित नहीं किया जा सकता, तो ये गलत है। यह एक रेल सेवा के ग्रहणाधिकार को समायोजित कर सकता है, हाँ ये सही है। तो इस हिसाब से यहाँ आपका 1, 2 और 4 बना। तो ये देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है। तो ये आपके पहले में तो नहीं है, 2, 3, 4 है, यहाँ 1, 2, 4, तो ये आपके ऑप्शन बी में है, इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, और ये बार बार टपकता रहता है, तो मैं इसका बहुत अच्छी तरह से व्याख्या करके आपको बता देता हूं। पहले तो हम इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं, या नहीं पढ़ते हैं, पहले समझते हैं। जब भी स्थानांतरण की बात आती है तो स्थानांतरण एक तो होता है म्यूचुअल ट्रांसफर, और एक होता है ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर, और एक होता है प्रशासनिक ट्रांसफर जो आपका प्रशासन करता है। अब म्यूचुअल ट्रांसफर भी आप अपने रिक्वेस्ट पे कराओगे और ऑन रिक्वेस्ट भी अपने रिक्वेस्ट पे कराओगे, तो यहाँ दोनों की बात नहीं है, न ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर की बात है और ना ही यहाँ म्यूचुअल ट्रांसफर की बात है। यहाँ बात होती है प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफर करने की बात होती है। तो प्रशासनिक आधार पे जो ट्रांसफर करता है प्रशासन, उसमें यदि आपकी दूरी 1 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक है, 1000 किलोमीटर तक है, तो आपको प्रशासन की तरफ से 10 दिन का ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है, 10 दिन का ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है। और यदि आपकी दूरी 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक है, तो आपको 12 दिन का ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है। और यदि आपकी दूरी 2000 किलोमीटर से अबोव है, 2000 किलोमीटर से अबोव है, तो आपको रेल प्रशासन 15 दिन का टाइमिंग देता है। और यदि लेकिन और यदि आपकी दूरी 2000 किलोमीटर से अधिक है और आप रेल से या बस से सफर नहीं करके आप बाई एयर जाते हैं, बाई एरोप्लेन जाते हैं, तो आपको 12 दिन का टाइमिंग दिया जाता है, आपको 12 दिन का टाइमिंग दिया जाता है। यदि 2000 किलोमीटर से ऊपर की दूरी है और आप रेल से या बस से यात्रा नहीं करके एरोप्लेन से जाते हैं, तो आपको 12 दिन का समय दिया जाता है। तो अब इस प्रश्न में हम ये देख लेते हैं कि ये पूछ क्या रहा है। ये पूछ रहा है कि यदि स्थानांतरण अधिकारी के पुराने और नए मुख्यालय के बीच की दूरी 2000 किलोमीटर से अधिक है और यात्रा हवाई मार्ग से होती है, तो वह कितने ज्वाइनिंग समय के लिए हकदार है? तो मैंने यहाँ बताया बाई एरोप्लेन 12 डेज, तो आपका ये जो आंसर है यहाँ 12 दिन हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 22 की बात करते हैं। आंतरिक शिकायत समिति द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायत की जांच कितनी अवधि के भीतर करनी है? यानी इसमें आपका रेलवे कंडक्ट रूल जो 3rd C है, जो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ फीमेल एम्प्लॉय के लिए है, तो उसकी जो आंतरिक शिकायत समिति द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायत की जांच कितनी अवधि के भीतर हो जानी चाहिए? तो उसके लिए जो टाइमिंग है 3 महीने, उसके लिए आएंगे आपके 3 मंथ का टाइम उसको दिया जाता है। तो अगर वो दिनों में पूछे तो यहाँ 90 दिन हो जाएगा, जिसको आप 3 महीने
बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो टाइमिंग दिया हुआ है 90 दिन, ये आपका आंसर राइट हो जाएगा। तो 22 में डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या यहाँ 23 है। एक महीने के दौरान रनिंग स्टाफ द्वारा अर्जित कुल किलोमीटर को किस निकटतम किलोमीटर से पूर्णांकित किया जाएगा? तो वो दूरी है आपकी 50 किलोमीटर। वो दूरी है आपकी 50 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा सी बनेगा 50 किलोमीटर। तो 23 में आपका यहाँ सी आंसर आ जाएगा। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। चिकित्सा की दृष्टि से विक्रोटीकृत कर्मचारियों के वैकल्पिक समायोजन के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसका मतलब यहाँ ये है कि यहाँ पे 300 यानी 3 जो ऑप्शन है वो करेक्ट है और एक यहाँ सही नहीं है। एक यहाँ सही नहीं है। तो देख लेते हैं कौन सा सही नहीं है। पहला है वरीयता का नुकसान, ये पहला तो गलत है। दूसरा है वेतन का संरक्षण, ये ठीक है। पिछली सेवा का लाभदेय है, ये भी सही है। रैंक में कोई कमी नहीं होती, ये भी सही है। तो यहाँ पे जो चॉइस में आपका पहला ही गलत हो जाएगा, तो ये पहला ही सही नहीं है। तो यहाँ चॉइस में ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 की बात करें तो वो कह रहा है निम्नलिखित में से किसे अधिकार के रूप में दावा किया जा सकता है? चाइल्ड के और लीव के लिए दावा किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। कर्मचारी की मृत्यु पर आश्रित को अनुकंपा आधार पर नियुक्ति नहीं। के तहत समय परिबद्ध था। के तहत समय परिबद्ध था। कर्मचारी की मृत्यु राशि को अनुबंध पर नियुक्ति के तहत समय परिबद्ध था। हाँ, तो ये समय परिबद्ध है, इस पे दावा किया जा सकता है, ये राइट है। इस हिसाब से यहाँ आपका ओनली 3 बनता है, जो कि आपके ऑप्शन ए में है। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में सीपीयू क्या दर्शाता है? तो ये जो सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो ये जो है आपके 26 में बी ऑप्शन में है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये आपके ऑप्शन बी यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ जो प्रश्न 26 है उसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 27 है। निम्नलिखित में से कौन सा आवास आवंटन और रोकने के संबंध में सही है? आवास आवंटन और रोकने के संबंध में सही है। तो यह है SC एंड ST कर्मचारियों के लिए टाइप 3 और 4 आवास के आवंटन में 10% का आरक्षण। तो ये तो यहाँ पे टाइप 3 और 4 में आवंटन में 10% का आरक्षण। ST SC कर्मचारियों के लिए टाइप 3 और टाइप 4 में आवास में आवंटन में 10% का आरक्षण। त्याग पत्र पर रेलवे आवास को रोकना 1 महीने की अवधि के लिए स्वीकार्य है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है ये तो सही है 2, ये आपका गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखें तो यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बैठता है।
चलिए 27 है। अट्ठाईस की बात कर रहे हैं। कारखाना अधिनियम के तहत अतिकाल की किस दर से भुगतान किया जाता है? तो वो किया जाता है मजदूरी की मामूली दर का 2 गुना। 2 गुना मजदूरी की मामूली दर का 2 गुना, जो कि आपके ऑप्शन बी में है, मजदूरी की मामूली दर का 2 गुना। तो यहाँ जो 28 में आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 29 है, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के अंतर्गत स्ट्राइक पर जाने से पूर्व कितने दिन का नोटिस दिया जाना है? तो ये प्रश्न है जो पहले 45 दिन था, लेकिन ये जो औद्योगिक संबंध संहिता 2020 है इसके अनुसार ये 60 दिन है। तो यहाँ ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। यदि एरिक सेवा 10 वर्ष है तो परलोपदियों की किस दर से मृत्यु उपदान स्वीकार्य है? तो उसमें 12 गुना हो जाएगी आपकी 10 वर्ष में। तो यहाँ ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी वजह से पूर्व की सेवा की हानि होती है? त्याग पत्र बिल्कुल राइट, अनाधिकृत अनुपस्थिति बिल्कुल राइट, ज्वाइनिंग समय ये नहीं है, ये नहीं है, यानी कि ये त्याग पत्र ठीक है, अनाधिकृत अनुपस्थिति ठीक है। तो यहाँ 1 और 2 बनता है आपका, जो कि आपके ऑप्शन ए में है, जो कि आपके ऑप्शन ए में है। तो 31 में आपके ए आंसर करेक्ट। प्रश्न संख्या है, सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश अधिकतम कितने दिन के लिए देय है? तो वो 300 दिन के लिए देय है, और ये लागू हुआ था सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश अधिकतम कितने दिन के लिए देय, तो 300 दिन के लिए देय है, 300 दिन के लिए। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर जो 33 है उसमें है, केंद्रीय एसबीएफ स्टाफ बेनिफिट फंड समिति द्वारा, यहाँ सी हो जाएगा, सीएसबीएफ केंद्रीय स्टाफ बेनिफिट फंड सीएसबीएफ समिति द्वारा, कमेटी द्वारा किस गतिविधि में निधि का पुनर्वियोग किया जा सकता है? तो वो राइट आंसर है आपका सांस्कृतिक गतिविधियों में, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 34 है, निरंतर वर्गीकरण कंटिन्यूस के लिए बात आई है साथियों, निरंतर का मतलब कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस वर्गीकरण के लिए सोल्ट ऑफ का अर्थ है, सोल्ट ऑफ का अर्थ है कि आराम की वह अवधि जो कितने से कम हो, तो वो है 10 घंटे, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 35 जो प्रश्न है, निम्न में से वास्तविक कार्य विश्लेषण में वांछित नहीं है? और डाटा संकलित वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, राइट, इसे 48 घंटे तक किया जाना चाहिए, ये गलत है, कर्मचारियों की ड्यूटी लिस्ट को सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए, ये सही है, सामान्य रेल परिचालन ये भी सही है। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, कार्य विश्लेषण में वांछित नहीं है, तो इसे 48 घंटे तक किया जाना ये वांछित नहीं है। तो यहाँ 35 में आपका बी आंसर हो जाएगा। 36 है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 की क्या थीम थी? तो 2020 का ये पेपर है, तो 2020 का ही पूछेगा, तो उस समय सतर्क भारत समर्थ भारत ये थीम थी 2020 की, 2020 की ये थीम थी। तो यहाँ आपका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, MCANTM सूत्र का उपयोग किसकी आवश्यकता की गणना के लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है ट्रैक मेंटेनर के लिए, ट्रैक मेंटेनर के लिए किया जाता है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट आपका
PREM, प्रेम, प्रेम, PREM, प्रेम होता है, PNM होता है, JCM होता है, वैसे प्रेम है ये। तो प्रेम का फुल फॉर्म पूछिए यहाँ, तो प्रेम की फुल फॉर्म हो जाएगी पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉइज इन मैनेजमेंट। देखो पी से पार्टीशन, फिर आ जाएगा आपके ऑफ, फिर आ जाएगा रेलवे, फिर आ जाएगा एम्प्लॉइज, फिर आ जाएगा इन मैनेजमेंट। तो ये आपके ऑप्शन सी में है। तो यहाँ 38 में सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है साथियों 39 बोल रहा है साइकिल रखरखाव भत्ते की क्या दर है। तो साइकिल जो रखरखाव की जो भत्ते की दर है वो 180 रुपये प्रति माह है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 40 प्रश्न, 40 नंबर का है एमएसीपी के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। एमएसीपी के बारे में यानी कि मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम, जो आपके एमएसीपी है, MACPS, मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम, ये आपके 1/9/2008 से लागू हुई थी। और इसमें जो वेरी गुड का जो बेंचमार्क लागू हुआ था वो आपके 25 जुलाई 2016 को लागू हुआ था। इसमें होता क्या है साथियों कि 3 बेनिफिट पूरे सर्विस काल में दिए जाते हैं, जो 10, 20 और 30 के अंतराल पे दिए जाते हैं। केवल फाइनेंशियल बेनिफिट दिए जाते हैं इसमें। पोस्ट और इसमें कैटेगरी चेंज नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आप क्लास सी में आए और ग्रुप बी अधिकारी बन गए, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आप टेक्नीशियन में आए और जेई बन गए, यानी कि केवल पैसों का फायदा दिया जाता है, जो हर 10 साल के अंतर पर अगला ग्रेड दे दिया जाता है। पोस्ट आपकी वही रहती है, पोस्ट चेंज नहीं होती है और कैटेगरी भी चेंज नहीं होती है। ऐसा नहीं कि आप सी में आए ग्रुप बी अधिकारी बन गए, ऐसा भी नहीं है। और इसमें जो वेरी गुड का बेंचमार्क लागू हुआ था वो 25 जुलाई 2016 को लागू हुआ था। तो यहाँ देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि एमएससीपी के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो स्क्रीनिंग समिति में ST/ST सदस्य शामिल होना चाहिए, ये तो गलत है। आरक्षण रोस्टर लागू नहीं है, बिल्कुल ये नहीं लागू है इसमें। केजर लेबर सर्विस की गिनती नहीं की जाती, बिल्कुल नहीं की जाती। एमएससीपी में वेतन के अनुसार रेल आवास स्वीकार्य है, बिल्कुल स्वीकार्य है। तो यहाँ पे जो आपका सही नहीं है वो ए सही नहीं है, तो यहाँ 40 में ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 41 नंबर का प्रश्न है शर्तों की पूर्ति के अधीन परिवार पेंशन की स्वीकृति में निम्नलिखित में से किसे वरीयता मिलेगी। तो वो मिलेगी आपके 24 वर्ष का अविवाहित पुत्र, बिल्कुल करेक्ट। पहला ही ऑप्शन इसमें ठीक है, 24 वर्ष का अविवाहित पुत्र। चलिए 42 में चलते हैं। फिक्स्ड चिकित्सा भत्ता की दर क्या है। तो वो 1000 रुपये प्रति माह है, प्रति मंथ है, पर मंथ है, जो कि आपके ऑप्शन डी में है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 है साथियों, प्रश्न संख्या 43 है। प्रश्न संख्या 43 है 5 वर्ष की सेवा परीक्षा वीक्षा अवधि सहित पूरी कर चुके और नियमित स्पोर्ट्स पर्सन कर्मचारियों जो खेल कूद में सक्रिय हों के अंतर रेलवे स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरण को स्वीकार करने के लिए कौन सक्षम है। तो यहाँ पे GM महोदय सक्षम है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 44 है RTI आवेदन की प्राप्ति की तारीख से वह अधिकतम अवधि क्या है जिसमें इसे स्थानांतरित किया जाना चाहिए। तो वो है 5 दिन, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 45 है साथियों पावर कंट्रोल के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए ड्राफ्ट किए गए ड्राइवर किसके लिए पात्र हैं।
तो वो आपके ALK के लिए पात्र हैं। ऑप्शन ए आंसर इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 46 है, कारखाना अधिनियम 1948। बहुत अच्छा प्रश्न, और ये लागू हुआ था आपके 1 अप्रैल 1949 से लागू हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना। ये जो फैक्ट्री एक्ट है, ये फैक्ट्री एक्ट बना तो 1948 में था, लेकिन लागू आपके 1 अप्रैल 1949 से ये लागू हुआ था। ये डेट भी आपको यहाँ याद रखनी है। तो इसमें पूछ रहा है कि शासित प्रतिष्ठानों को कैंटीन स्थापित करनी होगी यदि कर्मचारियों की संख्या 250 से अधिक हो। यदि 250 से अधिक हो तो कैंटीन की स्थापना करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे डी आंसर आपका सही है। और इसके अलावा मैं थोड़ा सा अलग से बता दूं, यदि 1000 आदमी है तो वहाँ CSO की नियुक्ति होगी। CSO का मतलब चीफ सेफ्टी ऑफिसर। और यदि वहाँ 500 आदमियों की संख्या है, 500 या 500 से अबव है, तो वहाँ पे एक कल्याण निरीक्षक, एक एम्बुलेंस और एक डिस्पेंसरी की भी 500 आदमियों पर व्यवस्था होती है। और 250 है तो कैंटीन की व्यवस्था होगी। और 150 हो तो 150 आदमियों पर फर्स्ट एड बॉक्स की व्यवस्था होगी। फर्स्ट एड बॉक्स की व्यवस्था होगी। और 30 महिलाएं हैं, यदि फैक्ट्री में 30 महिलाएं हैं तो बाल शिशुगृह की व्यवस्था होगी। बाल शिशुगृह की व्यवस्था होगी। ये आपके फैक्ट्री एक्ट, सॉरी, ये आपके फैक्ट्री एक्ट की सारी बातें मैंने आपको मुख्य मुख्य बता दी है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, 1000 आदमियों पे CSO की नियुक्ति होगी। CSO का मतलब चीफ सेफ्टी ऑफिसर। 500 आदमियों पे एम्बुलेंस, डिस्पेंसरी और कल्याण निरीक्षक की नियुक्ति होती है। 250 पे कैंटीन की होती है, 150 पे फर्स्ट एड बॉक्स की होती है और 30 महिलाओं पे बाल शिशुगृह की होती है। तो मैंने सारे ही बता दिए। यहाँ कैंटीन का पूछा था इसलिए 250 व्यक्ति आ जाएंगे। तो यहाँ 46 में डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, प्रश्न संख्या 47 है। प्रश्न संख्या 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना अधिनियम के तहत कारखाने का एक अनिवार्य तत्व नहीं है। तो एक परिसर, ये तो तत्व है। निर्माण प्रक्रिया, ये भी है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा ऑपरेशन, ये नहीं है। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये दोनों है, ए और बी हैं। तो यहाँ पे पूछा है तत्व नहीं है, तो यहाँ सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 47 में सी। 48 पूछा है, मजदूरी संदाई अधिनियम 1936 के बारे में पूछा है कि तहत अधिकतम मजदूरी कालावधि क्या है। क्यों अवधि पूछा है, टाइमिंग पूछा है। तो यहाँ पे है 1 माह, 30 दिन बोल सकते हैं आपको। यहाँ आप इसको 30 दिन बोल सकते हैं या फिर 1 मंथ आप इसको बोल सकते हैं। तो ये आपके ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 49 है। प्रश्न संख्या 49 है, जुर्माने की कुल राशि जो किसी भी मजदूरी कालावधि में लगाई जा सकती है किससे अधिक नहीं होगी। तो मजदूरी के 3% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 50 नंबर का प्रश्न है, कार्य अध्ययन के तहत पदों के विसर्जन करने पर रेलवे बोर्ड को धन मूल्य का कितना हिस्सा जाता है। रेलवे बोर्ड को पूछ रहा है। तो रेलवे बोर्ड का यहाँ आ जाएगा आपका रेलवे बोर्ड का आ जाएगा यहाँ, देखिए 50 जाता है आपका डिवीजन, 35 जाता है आपका हेडक्वार्टर यानी जोन, और 15% जाता है आपका रेलवे बोर्ड। तो इस हिसाब से हम देखें तो यहाँ जो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन ए बनेगा, 50 में ए। चलिए नेक्स्ट है, प्रश्न संख्या 51 है, पारस्परिक स्थानांतरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो यहाँ कौन सा सही है देखते हैं। 5 से कौन सा सही है। पारस्परिक स्थानांतरण म्यूचुअल ट्रांसफर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है।
यानी 3 गलत है, 1 सही है। तो यहाँ पे 5 वर्ष की सेवा शर्त की आवश्यकता है, ये तो जरूरी नहीं है, गलत है। समान समुदाय का प्रतिबंध नहीं है, ये भी गलत है। पीछे हटने की अनुमति नहीं है, आप पीछे नहीं हट सकते, ये सी ऑप्शन सही है। ज्वाइन करने पर न्यूनतम वरीयता, ये भी गलत है। तो यहाँ आपका 51 में सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 5.2 है, आदेश प्राप्त होने की तारीख से केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष पुनर्विचार याचिका दायर करने की अवधि क्या है? तो वो आपको बता दूं 1 महीना है, जिसको अपन रिपीटिशन बोलते हैं। साथियों मैं यह बता दूं, ये जो कैट है आपका CAT कैट, जिसको हिंदी में कहते हैं आप केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1985 को हुई थी। और ये क्यों हुई थी? इसलिए हुई थी कि भारत सरकार के जो कर्मचारी हैं, जो उनके विवादित मुद्दे हैं, उनको फटाफट तुरंत गति से सुलझाना, इसलिए ये 1/11/1985 को हुई थी। दूसरी चीज, इसकी जो प्रधान पीठ है, इसकी जो प्रधान पीठ है कैट की, वो नई दिल्ली में है। ये भी आपको यहाँ ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। ये भी यहाँ पूछा जाता है। दूसरा जो प्रश्न है आपका, इसको जो कैट की फुल फॉर्म होती है वो होती है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होती है, हिंदी में इसको केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कहते हैं। और इसकी जो फीस रखी गई थी शुरू में, वो 50 रुपए रखी गई थी। और इसमें जो पुनः याचिका लगाते हैं, उसकी जो अवधि होती है वो 30 दिन होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसकी प्रधान पीठ नई दिल्ली में होती है, ये भी ध्यान रखना है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1985 को हुई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ जो पूछ रहा है वो रिपीटिशन की बात कर रहा है, तो उसके लिए 30 दिनों के भीतर 1 महीना बोल सकते हैं, इसको 1 मंथ आप इसको बोल सकते हैं। तो आपका राइट आंसर है जो 52 में ए हो जाएगा। ए आंसर इज करेक्ट। प्रश्न जो 53 है वो भी देख लेते हैं हम। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के मामलों में लेवल 7 की बेसिक होती है 44,900 रुपए की कोटि आवंटित करने के लिए कौन सक्षम है? तो यहाँ पे आपके GM महोदय सक्षम है लेवल 7 के लिए। लेवल 7 के लिए GM महोदय सक्षम है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर बनेगा वो बी ऑप्शन बनेगा। चलिए प्रश्न नंबर 54 है, राजस्थान के किस क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय के तहत आता है? तो वो आता है आपके फरीदाबाद। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 55 है साथियों, प्रश्न नंबर 55 है, स्टाफ नर्स संवर्ग में सीधी भर्ती का प्रतिशत क्या है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लगभग सभी डिवीजन में आता है। इसको गौर से याद रख लीजिएगा और कंफ्यूज नहीं होएगा। ये सभी डिवीजन में आता है। इसका सीधा सट आंसर है 100%। इसमें कहीं कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, इसको रट लीजिएगा। ये लगभग हर डिवीजन में टपकता है और ये यहाँ भी टपक गया। तो इसको देख लो, स्टाफ नर्स संवर्ग में सीधी भर्ती का प्रतिशत क्या है? तो वो 100% है। ये आपके जोधपुर वेलफेयर में भी आया था और ये आपके आगरा डिवीजन में भी आया था और भी ये कई जगह आता रहता है।
तो ये सीधा शर्ट इसका आंसर है, कंफ्यूज नहीं है 100%। तो 55 में सी आंसर। चलिए साथियों, आपका पेपर यहाँ 55 हो गया, 110 में से 55 हो गया, तो ये आधा हो गया। इसी तरह हम अब पार्ट 3 लेके आएंगे, उसमें 56 से आगे करेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। जय रेलवे, जय हिंद। फिर मिलेंगे हम पार्ट 3 में, तब तक के लीजिए नमस्कार।